चलिए, गुड इवनिंग। तो अपनी करंट अफेयर सीरीज जो अपनी है, उसमें हम आज दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भारत सरकार की दो पहल, जिनमें एक तो जो यूपीआई है उसके 10 साल हो गए इंडिया में, 2016 से स्टार्ट किया था। और एक दूसरा स्टार्टअप इंडिया, एक प्रोग्राम चला था जिसमें स्किल डेवलपमेंट, रोजगार या देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई स्कीम। स्टार्टअप इंडिया के भी 10 साल हो गए। दोनों में ही बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने लिए होंगी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए इन तीनों ही दृष्टिकोण से हम कॉम्प्रिहेंसिवली इन दोनों टॉपिक को कवर करें। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? होता क्या है, क्या काम करता है यूपीआई? ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए काम में आता है। ऑनलाइन पेमेंट कौन कर सकता है, किसको कर सकता है? दो व्यक्ति आपस में पेमेंट कर सकते हैं, या एक व्यक्ति किसी मर्चेंट को, व्यापारी को पेमेंट कर सकता है। यूपीआई आने के बाद में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर या डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसको कहते हो, उसको बेहद आसान बना दिया गया। किसी व्यक्ति का पहले खाता होता था किसी बैंक में, उस खाते से वो पैसे विड्रॉ करता था, फिर नगद देता था, या फिर बैंक में जाना पड़ता था और बैंक में जाके वो फॉर्म भर के उसको फिर ट्रांसफर करवाना पड़ता था, आरटीजीएस करवाना पड़ता था या नेफ्ट करवाना पड़ता था। अब जो है वो व्यक्ति जिसके मोबाइल में कोई भी यूपीआई ऐप है, कुछ एग्जांपल बता सकते हो यूपीआई ऐप के? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह जितनी भी है, खूब सारी है। उस ऐप को इंस्टॉल करो, उस ऐप में अपने मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर को जोड़ दो। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर से उसके पास जो क्यूआर कोड यूपीआई आईडी है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर और किसी भी तरीके से उसको पैसे भेज और मंगवा सकते हैं। पूरी दुनिया में रियल टाइम पैसा भेजना और मंगवाना यूपीआई आने के बाद में बेहद आसान हो गया। नंबर 1 जो है वो डिजिटल पेमेंट सर्विस है पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब ये एक बड़ा अचीवमेंट है भारत के अंदर पेमेंट गेटवे को लेके। तो ये यूपीआई सुविधा जो है वो किसने विकसित की? आरबीआई और बैंक एसोसिएशन के द्वारा मिलकर बनाई गई एक जो है वो एंटरप्राइज है, जिसका नाम क्या है? एनपीसीआई। पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने बहुत सारे पेमेंट के तरीके बनाए, जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, रुपे कार्ड वाली पेमेंट सर्विस, या जो है वो एक तरीके से ऑटोमेटिकली क्लियरिंग वाली जो व्यवस्था है, एनएसीएच जिसको कहते हैं। इसी प्रकार इसने यूपीआई भी डेवलप की। तो यूपीआई डेवलप करने के बाद में भारत में पैसे को भेजना और मंगवाना बेहद आसान हुआ, और उसके 10 साल हो गए। तो उससे रिलेटेड कुछ डाटा, कौन से देश जिनमें यूपीआई पेमेंट, अब भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी इसके थ्रू एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में ऑनलाइन पेमेंट के मामले में इंडिया लीडिंग पोजीशन में होगा, इसमें कोई डाउट दिखता नहीं है। तो उसी के संदर्भ में कुछ बातें अपन देख रहे हैं। तो 11 अप्रैल 2026 को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। तो इसका मतलब कब लॉन्च किया गया था? 11 अप्रैल 2016 को। अब उसके तहत अगर अपन देखें तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 11 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था। और इसके थ्रू क्या किया जाता है? रियल टाइम भुगतान, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? आईएमपीएस। इंस्टेंट जो है वो एक तरीके से पेमेंट, इधर से आपने बटन दबाया और उधर क्लिक किया और अगले के अकाउंट में पेमेंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, इसके माध्यम से जो यूपीआई, मान लो कि एक व्यक्ति के पास फोन पे यूपीआई ऐप है और दूसरे के पास पेटीएम यूपीआई ऐप है, क्या इन दो अलग अलग ऐप के बीच में भी ट्रांजैक्शन हो सकता है? एक व्यक्ति के पास बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता और दूसरे के पास एसबीआई का खाता है, क्या इनमें भी हो सकता है? बिल्कुल संभव है, सभी में, है ना। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित, मतलब इधर आपने क्लिक किया और आगे पैसे पहुंच गए, आईएमपीएस कहते हैं उसको। तो यूपीआई के थ्रू जो पैसे भेजे जाते हैं वो सर्विस क्या है? आईएमपीएस। ये यूपीआई के अंदर आईएमपीएस सर्विस किसने डेवलप की है? एनपीसीआई ने, है ना। तो इसके तहत अलग अलग बैंकों के खाते, अलग अलग ऐप के बीच में मर्चेंट लेन देन, पीयर टू पीयर का मतलब दो व्यक्ति आपस में, मर्चेंट पेमेंट मतलब किसी ने कुछ खरीदा और व्यापारी को लेन देन, वो सारे काम इसके थ्रू किए जा सकते हैं। अच्छी बात क्या है? विश्व की नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट जो है वो सिस्टम में इसका नाम है। उसके बाद में जो अपने एग्जाम में आ सकता है
वो कुछ डाटा भी पूछ सकता है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल बनाए। जैसे अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से पूरे साल भर में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, एक साल में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ट्रांजैक्शन का जो नंबर है वो क्या है, वित्त वर्ष 25-26 में 24,161.69 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इन ट्रांजैक्शन के माध्यम से कितने पैसे भेजे और मंगवाए गए हैं, वार्षिक लेन देन का मूल्य है 314 लाख करोड़ रुपए। बहुत ज्यादा पेमेंट होता है, 314 लाख करोड़ रुपए एक साल की बात है। पिछले साल की तुलना में 2025-26 में कितने ट्रांजैक्शन बढ़े, 30%। और ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ कितना पैसा ज्यादा इधर उधर भेजा और मंगवाया गया, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, 20.596%। रोजाना 2025 में हर रोज औसत कितने ट्रांजैक्शन हुए, 66 करोड़ ट्रांजैक्शन पूरे देश में। अच्छा, रिकॉर्ड मासिक मात्रा यानी कि मार्च 2026 के अंदर कितने ट्रांजैक्शन हुए, 2264 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। उसमें जो मार्च के अंदर जो पैसा इन ट्रांजैक्शन के माध्यम से भेजा और मंगवाया गया वो कितना है, 29.53 लाख करोड़ रुपए। अच्छा खासा पेमेंट है। हालांकि ये इतने सारे डाटा याद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी एक आध कोई चीज जैसे वृद्धि दर वाली चीज पूछ सकता है ना। तो ट्रांजैक्शन में वृद्धि कितनी हुई पिछले साल से, 30%। और जो पैसा भेजा और मंगवाया गया उसमें कितनी वृद्धि है, 20.59%, है ना। एक ये भी सवाल है कि यूपीआई के माध्यम से कितने बैंकों के जो वो खाते में पैसा भेजा और मंगवाया जा सकता है, कितने बैंक यूपीआई से जुड़े हुए हैं, 703 बैंक। लॉन्च के समय जब शुरुआत में किया गया तब कितने बैंक थे, सिर्फ 21। अब कितने हो गए, 703 बैंक। ये भी एक डाटा अपने काम का है। शुरुआत में जब ये अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया, उस समय पहले महीने कितने ट्रांजैक्शन हुए, केवल और केवल 373। लोग जानते ही नहीं, विश्वास ही नहीं करते, पैसा चला जाएगा किसी ऐप में तो कहां से लाएंगे फिर, तो 373 हुए। फिर उसके बाद में भारत के अंदर डिजिटल भुगतान यानी कि जितना ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है उसमें यूपीआई की हिस्सेदारी कितनी है, 85%। अब सोच के देखो, एक तरफा माहौल है, इसके आसपास कोई नहीं है। सिर्फ 15% दूसरे बैंक टू बैंक और बैंक की ऐप, जैसे किसी ने आईसीआईसी की ऐप डाउनलोड कर रखी है और वो एसबीआई को भेज रहा है, एसबीआई की ऐप डाउनलोड कर रखी है, जैसे ये आता नहीं है क्या योनो और जो है वो इंस्टेंट जो है वो आईसीआईसी, इस तरीके की। तो उन सारी बैंक ऐप का हिस्सा मिला के कितना परसेंट है, 15%। बाकी एक तरफा राज किसका है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यानी कि यूपीआई ऐप का है। कितना परसेंट ट्रांजैक्शन में डोमिनेट करती है, 85%। अच्छा, वे जो आईएमपीएस या रियल टाइम जो ग्रोथ सेटलमेंट करते हैं, वैश्विक रियल टाइम मात्रा में हिस्सेदारी कितनी है अपनी यूपीआई की, 49% 2025 में। और यूपीआई को भारत के बाहर कितने देशों में मान्यता मिल चुकी है, मतलब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट भेजना और स्वीकार करना, 8 देश। 8 देशों के नाम पता होने चाहिए अपने को, मैच द फॉलोइंग में पूछ ले वो। तो एक तो भारत तो है ही अपना, भारत के पड़ोस में 2 ऊपर, नेपाल और भूटान, 2 तो वो हो गए। फिर इधर जाओ मिडल ईस्ट में, एक तो यूएई है, अपने लोग जाते ही रहते हैं वहां पर, और दूसरा कतर। तो कितने हो गए टोटल, 4। इंडिया में तो है। कौन कौन, भारत के अलावा बाहर नेपाल, भूटान, और उधर यूएई और कतर। एक इधर ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो ईस्ट एशिया में जाएंगे तो सिंगापुर। कितने हो गए, 6 हो गए क्या। पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने तारीफ की थी कि भाई यूपीआई वाला काम तुम्हारा जोरदार लगा, कुछ भी कहो चाहे। उन्होंने बाकायदा इसकी तारीफ में अपने भाषण में यह बात कही कि दुनिया के विकसित देशों में मैं कहीं पे भी जाता हूं और जाता हूं, इतना जल्दी, इतना इफेक्टिवली पेमेंट सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखा। तो इसका मतलब फ्रांस में उन्होंने तारीफ की। और एक है मॉरिशस, भारतीय है। मॉरिशस क्या अलग से, भारत के ही तो है सारे। तो मॉरिशस में टोटल कितने हो गए, अब एक बात काउंट करके बताओ कौन कौन है, नेपाल और भूटान, यूएई और कतर, इधर फ्रांस और मॉरिशस, इंडिया है ना। तो ये 8 देशों में यूपीआई के पेमेंट की सेटलमेंट होती है। अब ये 8 देशों में आप देखो, यूएई आ गया, सिंगापुर आ गया, फ्रांस आ गया, भूटान आ गया, नेपाल, श्रीलंका। एक श्रीलंका, इंडिया की जगह पर श्रीलंका को काउंट करें तो भारत के बगल में नेपाल, भूटान, नीचे श्रीलंका, इधर पश्चिमी एशिया में कतर और यूएई, इधर ईस्ट एशिया में सिंगापुर, फ्रांस में एक, फ्रांस जो है वो यूरोप के अंदर, और एक अपना मॉरिशस है, इंडिया वाले ही है सारे वहां पर मॉरिशस में। तो ये 8 देश हैं जिसमें यूपीआई पेमेंट को स्वीकार किया जाता है। ये एक अच्छा सवाल बनता है। उसके बाद में हम देखें तो स्टार्टअप इंडिया की बात कर ले। स्टार्टअप इंडिया क्या चीज है,
अपना जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है, जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार तथा उद्योगों को संवर्धित करने वाला एक विभाग है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंडर में काम करता है। ये डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री है और ये इसके अंडर में काम करने वाला डिपार्टमेंट है। इसके द्वारा सन 2016 में भारत के जो युवा पढ़ लिख के अभी अपनी डिग्री पूरा करके बाजार में नए नए आए हैं, बट उनके पास आइडिया है। आइडिया किसके बारे में? कोई नई प्रोडक्शन लाइन देने के बारे में, कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करने के बारे में, कोई नई सर्विस देने के बारे में। अब उस आइडिया को काम में लेके वो नया बिजनेस स्टार्ट कर पाए। उस नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए न तो उतने उनके पास इतना पैसा है, न उनको कोई जल्दी से बाहर से स्पॉन्सर मिल रहा है, न उन पे कोई विश्वास कर रहा है। तो फिर ऐसे युवाओं के बहुत सारे आइडिया जिससे इकोनॉमी को फायदा हो सकता था, भारत के लोगों को फायदा हो सकता था, वो फायदा नहीं हो पाता है। तो भारत सरकार ने क्या सोचा कि ऐसे नौजवान युवा या ऐसे व्यक्ति जिनके पास परंपरागत जो व्यापार के तरीके हैं उनसे अलग कोई नोवेल आइडिया है, नया आइडिया है, और उस नए आइडिया को काम में लेके वो कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या नया कोई बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। तो ऐसे वाले नए आइडिया लेकर जो बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं शुरुआती लेवल पर, उन्हें कहते हैं स्टार्टअप। क्या कहते हैं? स्टार्टअप। अब स्टार्टअप के मामले में अमेरिका का कोई जवाब नहीं, बहुत आगे है, क्योंकि ऐसा लग गया अमेरिका की सरकार को या वहां की एजेंसीज को, इस आइडिया में दम है और आगे चल के हो सकता है। तो उसको कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? क्या मुझे एक तो पैसे चाहिए, क्या ये लोग लोन दे देंगे लेकिन चुकाने पड़ेंगे वापस, क्या ठीक है। दूसरा, मुझे जमीन चाहिए, प्लॉट चाहिए, ऑफिस बनाना है वहां पर, क्या ये ले तेरे नाम कर दिया। तीसरा, मुझे ये इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये परमिशन चाहिए कि मुझे बिजली विभाग से चाहिए कि रोड, ये वो 50 तरीके की क्लियरेंस चाहिए। सिंगल विंडो, तू तो ऑफिस में फाइल जमा करा, सारी एजेंसी यहीं पर तेरे को साइन करके और सारी क्लियरेंस दे देंगे। इसके बाद मुझे सप्लाई चेन में एक्सेस चाहिए, भाई मुझे यहां से अपना माल भेजना है, उसके लिए पोर्ट वगैरह मुझे परेशान नहीं करे, तो सारी सुविधाएं तुम्हें दे दी गई, लोन दे दिया गया, जितने सरकार से अप्रूवल चाहिए थे वो करवा दिए गए आसानी से, और उसके बाद बाजार में तुम्हारी पहुंच को आसान कर दिया गया। अब उसको बिजनेस में, अगर उसके प्रोडक्ट में दम होगा तो उसको बिजनेस करने में जोर आएगा क्या? ऐसे बोल दो, नहीं आएगा, उसको बिल्कुल जोर नहीं आएगा। और अगर वो प्रोडक्ट दमदार हुआ तो मार्केट में अपनी जगह बना लेगा, जगह बना लेगा तो वो स्टार्टअप से आगे कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर कंपनी में। ठीक है, प्रॉपर कंपनी में। तो इस तरीके से शुरुआती आइडिया बेस्ड जो बिजनेस होते हैं उनको नर्चर करने के लिए, उनको सींचने के लिए, उनको पालने पोसने के लिए जो भी स्कीम भारत में चलाएगी वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम थी। आगे बात समझे? तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में किसको फायदा मिलेगा? वो युवा या वो व्यक्ति जिनके पास नया बिजनेस आइडिया है बट विभिन्न प्रकार की कठिनाई, हार्डशिप के चलते वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसको आसान बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया। कब? 2016 में। अब कितने वर्ष हो गए? 10 साल हो गए। अब समझते हैं इसमें क्या क्या हुआ है अब तक। तो 16 जनवरी 2016 को ये फ्लैगशिप स्कीम कौन सी होती है? जो पहली प्रायोरिटी पर होती है, जो महत्वपूर्ण होती है, सरकार जिनको सभी चीजों को दूर रख के तवज्जो देके काम पूरा करना चाहती है, फ्लैगशिप स्कीम। अच्छा, इस फ्लैगशिप स्कीम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी? टीपीआई आईटी, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उसकी कौन सा डिपार्टमेंट? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये इसकी नोडल एजेंसी। मतलब इसके थ्रू ये सारे रजिस्ट्रेशन आसान करना काम वो सारे होंगे। अब इसके तहत उद्देश्य क्या है? देश में इनोवेशन, नवाचार, ऐसे युवा जिनके पास बिजनेस का, प्रोडक्ट का, सर्विस का नया आइडिया है और उस नए आइडिया को बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करना चाहता है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम, मतलब एक ऐसा सरकारी महकमा, एक ऐसा सिस्टम बाजार का तैयार करना जिसमें उसको लोन मिलने से लेकर, अप्रूवल मिलने से लेकर, बिजनेस एक्सेस मिलने से लेकर सारी चीजें आसान होती चली जाए। और उससे क्या होगा? आर्थिक विकास में प्रगति को जो वो बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर। अब जब किसी लड़के का नया आइडिया चलेगा या किसी व्यक्ति का नया बिजनेस चल निकला तो प्रोडक्शन के लिए, सर्विस के लिए उसको नए लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? और नए लोगों को वो हायर करेगा तो क्या होगा? रोजगार पैदा होगा। अब इस योजना में 3 बेसिक पिलर रखे गए। सबसे पहले प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं मार्गदर्शन। मान लो मेरे पास कोई आइडिया है हैंडीक्राफ्ट का, नया आइडिया है,
अब मेरे पास आइडिया तो है, लेकिन मुझे ये तो पता नहीं है कि कैसे तो बिजनेस लगाना है, फैक्ट्री कैसे एस्टेब्लिश की जाएगी, रिको में मुझे कहां जाना है, किससे बात करनी है। रिको वाला मुझे ऐसे ही टरका दे कि तू जा, कुछ नहीं यहां पर। फिर रिको में मान लो मैं मर पड़ के प्लॉट ले लूं, फिर मुझे बिजली कनेक्शन नहीं मिले, पानी का कनेक्शन नहीं मिले, वहां पर दूसरी सुविधाएं नहीं मिले, वो उसमें परेशानी। फिर उसके बाद ये सारी सुविधाएं मिल जाए तो नया बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन नहीं मिले, लोन मिल जाए तो फिर टैक्स वाले आके सिर पे बैठ जाए, दिखाइए कागज, ये करिए कर। तो अगर इस तरीके का टेरर कर देने वाला माहौल होगा तो वो जो आइडिया एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था वो हो पाएगा क्या? नहीं। अब तो आइडिया लेकर आओ और तुम्हें इस आइडिया को क्या मतलब कैसे तुम साकार कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से। आप तो एक फाइल जमा कराओ और रियल टाइम आपकी फाइल की ट्रैकिंग होगी और सारा काम आसानी से, सारी अनुमति आपको आसानी से मिल जाएगी। और कहीं कोई दिक्कत है कि ये काम कैसे करें तो आपको मार्गदर्शन भी मिल जाएगा, उसके लिए गाइडलाइन भी मिल जाएंगे। दूसरा, वित्तीय सहयोग, पैसे बिना तो चलेगा ही नहीं, तो लोन वगैरह की सुविधा आसानी से करवा दी जाएगी। और फिर ऐसे एरिया विकसित किए जाएंगे जो स्टार्टअप के लिए कच्चा माल कहां से आएगा, उसकी सप्लाई चेन आगे कहां तक मिलेगी, यानी कि एक पूरा इंक्यूबेशन, किसको कहते हैं, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में क्या किया जाता है, जो एम्ब्रियो या भ्रूण होता है उसको लगातार पोषण देने के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है जिससे वो इंक्यूबेट होकर के एक बच्चे के रूप में जन्म ले पाए। तो ठीक वैसे ही जो छोटा बिजनेस शुरुआत किया है उसको पालने पोसने के लिए, चाहे उसकी सप्लाई लाइन हो, कच्चा माल हो, उससे रिलेटेड दूसरी एक्टिविटी हो, वैसा इकोसिस्टम तैयार करना और उसको जोड़ना किससे, जो नए बच्चे पढ़ लिख के निकल रहे हैं, उनके पास बिजनेस का कोई नया आइडिया है और उसको सीधा उस नए इकोसिस्टम में लेकर के उनका मार्गदर्शन करके उनको फाइनेंस वगैरह देके तुम तो बिजनेस पे ध्यान दो, देश को आगे बढ़ाने पे ध्यान दो, कोई मुश्किल हम नहीं आने देंगे। उसके लिए स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था। अब 10 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, उसके तहत प्रगति देख लेते हैं। भारत इस समय दुनिया का तीसरा बड़ा ऐसा देश है जहां पर स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक इकोसिस्टम या एक व्यवस्था तैयार कर दी गई है। दुनिया का कौन सा तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम का सुविधा देने वाला? अच्छा, 31 मार्च 2026 तक के डाटा देखें तो भारत के अंदर जो स्टार्टअप की संख्या है वो कितनी है, 2.23 लाख से अधिक है। और इसके कारण कितने लोगों को रोजगार मिला है, 23.36 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार सर्जित हुआ इसकी वजह से। अगर इस साल की बात करें, वित्तीय वर्ष जो पीछे गया 25-26 में, तो उस दौरान 55,200 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता या रजिस्टर्ड किया गया है। पहले वाले 2016 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा है 2025-26 में। कितने नए स्टार्टअप जोड़े गए, मतलब रजिस्टर्ड किए गए, 55,200। अब 1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला है। तो इसका मतलब क्या है, वुमेन इंटीग्रेशन। अब आप जब भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई बात लिखते हो तो ये एक अच्छी बात है कि नहीं, फ्यूचर लीडर बिजनेस में और महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ने में, तो ये अपने फोर्डर पॉइंट वहां पे भी काम आ सकते हैं। तो अपने जो टोटल 2.23 लाख स्टार्टअप हैं उनमें से जो है वो 1.07 लाख स्टार्टअप ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक महिला उसकी डायरेक्टर के पद तक की अच्छी खासी प्रभावशाली पोजीशन पर है। और कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है उनमें से महिलाएं जिनमें अच्छी पोजीशन में, उनकी मात्रा कितनी है, 48%। तो ये महिलाओं के बढ़ते हुए सशक्तिकरण को दर्शाने के लिए एक पॉजिटिव नोट पर बात की जा सकती है, वहां पर काम में लिया जा सकता है इस डाटा को। अब उसके बाद में जो स्टार्टअप के अंदर नया आइडिया है, उस आइडिया के ऊपर जो, क्योंकि किसी व्यक्ति ने उस आइडिया को सोचा है, तो उस आइडिया की वजह से जो पैसा जनरेट होगा वो पैसे के ऊपर अधिकार किसका होना चाहिए, जिसका वो आइडिया है। अब मान लो कि किसी व्यक्ति के आइडिया और उससे कोई प्रोडक्ट बना के बाजार में बेचना शुरू किया, दूसरे लोगों को लगा ये तो बढ़िया है पैसे कमाने का साधन, वो उसकी रेप्लिका, डुप्लीकेट कॉपी बना के बेचने लग जाए, तो फिर वो रोकेगा कैसे? उसके लिए उसको क्या दिया जाएगा, पेटेंट। तो जो स्टार्टअप बेस्ड आइडिया है उसके लिए कितने जो है वो स्टार्टअप के द्वारा पेटेंट अप्लाई किए गए हैं अपने, 19,400, मतलब इतने नए आइडिया अपने सामने आए। और 31 मार्च 2026 तक जो स्टार्टअप के मामले में सिर्फ 3 राज्य हैं जिन्होंने रोजगार वगैरह पैदा किया, तो एक सवाल यह भी बनता है सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहां पर, महाराष्ट्र में, नंबर 2 पे कहां पर, और नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश। ये 3 बड़े जो है राज्य हैं जो स्टार्टअप इंडिया को सफल बनाने के लिए 1, 2, 3 नंबर पे आते हैं। अब राजस्थान की बात भी कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर जो स्टार्टअप हैं वो कितने, 8,100, 8100 प्लस स्टार्टअप है। और इनके अंदर जो है 83,100 रोजगार प्रत्यक्ष रूप से पैदा हो रहे हैं, है ना। राजस्थान के अंदर ये भी डाटा अपने राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर स्टार्टअप वाले पार्ट पे काम में लेने लायक है।
तो अलग अलग जगहों पर जो डाटा बिखरे पड़े थे उन सभी को अपन ने एक साथ इकट्ठा कर लिया, और ये आपके फोल्डर पॉइंट के रूप में जो आंसर राइटिंग आप करते हो वहां पर अलग अलग जगह पर काम में आते हैं। ये ऐसा पीआईबी का अपना एक जो आर्टिकल था, सॉरी डीपीआईटी वाला, उसके वेबसाइट पे अपने को मिला, और इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस तरीके से आसान भाषाओं में, है ना। तो एक जो जटिल अपना था ये इसका, उसको अपन ने सारे डाटा अलग अलग करके पहले डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब मुझे तो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं इस समय, मतलब इस स्टार्टअप इंडिया की पहल को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो उसके लिए एक 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड क्रिएट किया गया, यानी कि जो स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं बैंक या एनबीएफसी या कोई भी दूसरे संस्थान, उन स्टार्टअप को फंडिंग करने वाले संस्थानों को फंड करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक अलग से कोष या फंड बनाया गया है। अच्छा, एक शब्द है यहां पर लिखा हुआ, फंड ऑफ फंड्स। इसका मतलब वो फंड्स जो आगे लोन देते हैं, तो वो जो फंड्स लोन देते हैं उनको भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। उन फंड्स को जो लोन देते हैं उनको फंडिंग करने वाले को जो संस्थान होता है उसको क्या कहते हैं, फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। और उसके लिए जो है वो स्टार्टअप इंडिया के लिए जो लोन देते हैं आगे, उन फंड्स को लोन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस तैयार किया गया है। अब इसके बाद में स्टार्टअप को और ज्यादा आसान बनाने के लिए, पहले जो स्टार्टअप किया गया था उसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए जो वो क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार। भाई नया लड़का होता है, उसको लोन कोई देगा बैंक या कोई भी, तो उसके बदले में उसको कोलेटरल गिरवी तो कुछ रखवाएगा, वो कहे मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। तो फिर उस केस में सरकार गारंटी देती है कि आप जो है वो इस लड़के को इसके आइडिया के आधार पर लोन दो, उसके बदले में क्रेडिट गारंटी जो है वो हम देंगे। अब इसको और ज्यादा विस्तार कर दिया गया। पहले 10,000 करोड़ रुपए तक सरकार जो हो उधारकर्ता को गारंटी कवर देता था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20,000। और उसके फरवरी 2026 में, सॉरी 20 करोड़ रुपए, है ना, 10 करोड़ रुपए तक था पहले वो फंडिंग, अब कितनी कर दी गई, 20 करोड़ रुपए कर दी गई। अब जो स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पहले नियम कायदे कानून थे उनको भी और ज्यादा लिबरल कर दिया गया और आसान कर दिया गया। पहले जो स्टार्टअप में मान्यता प्राप्त थे उनकी टर्नओवर सीमा एक साल में 100 करोड़ रुपए का लेन देन हो सकता था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 200 करोड़ रुपए का। डीप टेक पर आधारित स्टार्टअप है। अब डीप टेक कौन सी होती है, वो टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, और भविष्य में उन टेक्नोलॉजीज का जो है वो उजागर या यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सारी डीप टेक में आती है। तो डीप टेक्नोलॉजी वाला आइडिया का कोई स्टार्टअप है, उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड जो है वो श्रेणी और बना दी गई है, और उसके लिए जो इलिजिबिलिटी रखी गई है वो इलिजिबिलिटी, शुरुआत में किसी व्यक्ति ने डीप टेक पर आधारित स्टार्टअप करवा लिया और वो चल पड़ा और उससे पैसे अच्छे खासे कमाने लग गए, तो उसके लिए पहले यह था कि 10 साल तक ही स्टार्टअप का दर्जा रहेगा और उसके बाद उसको मुख्य कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर्ड है उसको टैक्स में दूसरे सब बेनिफिट मिलते रहेंगे, और उसके बाद जैसे ही वो रेगुलर कंपनी के रूप में कन्वर्ट होगा तो उसकी वो लाइबिलिटी सारी बढ़ जाएंगी। अब 10 साल की बजाय डीप टेक आधारित जो स्टार्टअप होंगे उनकी समय सीमा कितनी बढ़ा दी, 20 साल की, 20 साल तक उनको स्टार्टअप के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और उनकी जो टर्नओवर सीमा है अब वो कितनी कर दी गई है, 300 करोड़ रुपए तक। स्टार्टअप रजिस्टर्ड कहां होंगे, स्टार्टअप रजिस्टर्ड होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी अनेक प्रकार की सोसाइटी होती है। तो पहले क्या होता था, किसी भी स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत रजिस्ट्रेशन उसका किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किया जाता था। अब स्टेट के अंदर ही जो किसी भी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो किसी स्टार्टअप को मान्यता प्रमाण पत्र दे सकती है। कुल मिला के इनका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो पहले होता था वो जटिल था, उसको आसान कर दिया गया, टर्नओवर बढ़ा दिया गया, उनकी टाइमलाइन बढ़ा दी गई, पहले 10 साल तक स्टार्टअप की मान्यता वो 20 साल तक कर दी गई, और जो डीप टेक आधारित है उनके लिए एक अलग से श्रेणी प्रारंभ की गई है। तो ये सारी स्टार्टअप इंडिया के बारे में अपनी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अंदर जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली अपन ने कवर किया। 2 सवाल सोल्व करते हैं, एक तो यूपीआई का और दूसरा स्टार्टअप का। आसान बन गया क्या ये सवाल?
अब पढ़ने के बाद लग जाता है आसान, है ना। अगर अपने को नहीं पता होता तो इसको करूं कि इसको करूं, लग तो ये भी रहा है ठीक। कितने देशों में है? वेरी गुड। अब उसके बाद ये भी बताओ फिर। पहला, डीपीआई आईटी के द्वारा ही इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। रोजगार सृजन नवाचार को बढ़ावा देना है, इनोवेशन और जॉब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्टार्टअप के रूप में टर्नओवर सीमा 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, 300 करोड़ कर दिया गया है। अच्छा, ये डीप टेक के लिए है, ये डीप टेक के लिए। नॉर्मल के लिए क्या है? अब बताओ। डीप टेक के लिए मान्यता अवधि 10 वर्ष से घटाकर 5, कितनी कर दी है? ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और फंड ऑफ फंड्स के अंदर 10,000 करोड़, ये ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो मेरे हिसाब से ये अपनी मल्टीपल जगह पर काम में आने वाले दोनों टॉपिक हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक अपने को मदद मिल जाएगी, खास करके फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो वित्तीय समावेशन है उसके तहत आ जाएगी। और दूसरा आएगा जो अपना जो इंटरनल जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके अंदर स्टार्टअप इंडिया के पहल, उसके अच्छे बुरे बात, या इसके ऊपर कोई ऐसे लिखना हो स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, तो उसके लिए अपने सारे बिंदु महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी हो सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।